Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again welcome back to our YouTube channel AK Education. Dear viewers, NMD CAT 2022 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके आज हम टॉपिक नंबर 3 PMC के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ कहा यह जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 10 डेसीमीटर क्यूब। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बिकम 30 डेसीमीटर क्यूब कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अब कबल इसके कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं बारहा जो पहले भी रिक्वेस्ट करता जा रहा हूं और आज फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इन MCQs को समझने से पहले, इन MCQs की प्रैक्टिस करने से पहले, इन MCQs की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करने से पहले एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने चाहिए। आपको इन तमाम तर चीज़ों का, इन तमाम तर फार्मूलाज का पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि आप इन तमाम तो क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हों तो कॉन्फिडेंशली आपके पास भी इन तमाम तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फार्मूला और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स और इनके साथ साथ इसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके नॉलेज में हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ मेरी बातों को सुनते चले जाएंगे, मेरी बातों को सिर्फ आप 1 मिनट के लिए या चंद देर के लिए आप सुन के MCQs पे गौर करके आप नेक्स्ट मूव करे जाएंगे, तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके मिस हो जाएंगे। लिहाजा मेरी आप सब आमतर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करें। और मेरे से बहुत से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछ रहे थे कि आया वो कौन सा ऐसा बेस्ट चैनल है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है या वो कौन सा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि एक एजुकेशन पे तो फील्ड वर्क हमें मिल रहा है, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस सेशन है। डिफरेंट टीचर्स के अंडर हमें सिर्फ MCQs के प्रैक्टिस सेशन ही मिल रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक एजुकेशन प्लान कर रहा है कि आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया जाए, नई एक आपके लिए कोशिश स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके लिए एक प्रॉपर सेशन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा चाहता, हमारा वेबसाइट डेवलप नहीं हो जाती, तब तक आप तमाम तर स्टूडेंट के लिए मेरे पास एक रिकमेंडेशन है। मेरे ही एक दोस्त हैं जिन्होंने ये चैनल स्टार्ट कर रखा है और इस चैनल पे वो डेली एक लेक्चर अपलोड करते हैं और इस लेक्चर में वो तमाम तर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करवा रहे हैं। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो, अगर आप चाहें तो इस चैनल पे भी ज़रूर विज़िट करें। चैनल का नेम मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ और इस चैनल पे जो जो कुछ मटेरियल है वो आप इनके चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। और याद रखिए कि इस चैनल पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इवन इंग्लिश के रिलेटेड भी तमाम तर लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी ये चैनल स्टार्टिंग में ही है, अभी ये चैनल इतना कोई अपग्रेडेड नहीं है, इतना रेट नहीं हुआ, लेकिन इस पे स्टाफ अच्छा है। अगर आप चाहें तो इसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको इस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल चैनल का जो नेम है वो मैं आपके सामने मेंशन करता चलूँ। चैनल का नेम कुछ यूँ है, PMC NMD CAT ऑफिशियल लेक्चर्स। इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोस मिलेंगी। अलबत्ता अभी वीडियोस की तादाद कम है, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ही इसको इंक्रीज़ करेंगे। बहरहाल आप इस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएं, फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जो है इन सेशंस को अटेंड कीजिए और इन सेशंस को अटेंड करके अपने कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेबल करने का भी तरीका सीखिए कि इन कॉन्सेप्ट्स को हमने एप्लीकेबल किस तरह करना है। सो मूविंग टू बैक टूवर्ड आवर टूडेज डिस्कशन रिलेटेड टू MCQs। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कहा क्या जा रहा था कि बेसिकली हमने करना ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें गिवन है और वो हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब है।
तो कहते हैं व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बिकम 30 डेसीमीटर क्यूब। हमने वो टेम्परेचर बताना है जहां इसका वॉल्यूम 30 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ये वो चीज़ है जो आपको बेसिकली गाइड कर रही है कि आपने यहाँ फार्मूला कौन सा लगाना है। देखिए आपने चार्ल्स लॉ की हेडिंग ये पढ़ रखी है, या जो चार्ल्स लॉ की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, उस डेफिनेशन में आपने देखा था कि जो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आपने वहां क्या कहा था कि कांस्टेंट प्रेशर पे ही सिर्फ चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और देख लिए कि गिवन कंडीशन में हमें ये कहा गया है कि कांस्टेंट प्रेशर है आपके पास, लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ है। और चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है, आइए हम उसे अब कंसंट्रेट कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। अगर मैं इसको मजीद डेरिवेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा V इज इक्वल्स टू के टी। अब इधर टू टी चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा V ओवर टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के। अब यहाँ देखिए अगर मेरे पास दो गैसेज हैं, एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, एक का वॉल्यूम T1 है और दूसरे का वॉल्यूम T2 है, तो चूंकि दोनों कांस्टेंट के इक्वल आएंगी इस वजह से हम इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो यही चार्ल्स लॉ की जो फाइनल फॉर्म आई थी कि V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, हम इस फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे। चलिए तो अब हम इक्वेशन को यूज कर लेते हैं कि जो इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की है, हमें गिवन ये है कि जो वॉल्यूम V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, इसमें जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो हमने फाइंड करना है, यानी बेसिकली जो T2 हमने फाइंड करना है उसको हम अभी T2 ही रहने देंगे, बाकी तमाम तो वैल्यूज को पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ आपने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करनी है वो हमें ये गिवन है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले तो ये समझिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर किसे कहा जाता है। याद रखिए एसटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दो कंडीशंस का नाम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। तो याद रखिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर स्टैंडर्ड प्रेशर की बात कर ली जाए तो वो हमारे पास 1 atm होता है। अब यहाँ हमें जो टेम्परेचर 1 है वो हमें यहाँ से पता लगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब ये कि टेम्परेचर हमारे पास 273 डिग्री सेंटीग्रेड है। लिहाजा ये जो हमने फार्मूला लिखा था V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, इसमें हमने जो ये T1 है ये 273 रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपकी जो वैल्यू आई थी वॉल्यूम V1 की वो 10 डेसीमीटर क्यूब है। तो चलिए तो अब हम करके यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करें कि हमें T1 जो है वो 273 है, V1 हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब है, V2 जो कि हमें चाहिए वो हमारे पास 30 डेसीमीटर क्यूब है, और हमें मेनली ये पता लगाना है कि जो टेम्परेचर T2 है ये क्या होगा। अगर मैं इसी फार्मूले को यहाँ थोड़ा सा स्टेबल करूँ तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा T2, मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो होगा T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। देखिए मैंने बस इनको इंटरचेंज कर दिया, T2 को V1 की जगह और V1 को T2 की जगह मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब यहाँ ये देखिए कि मेरे पास ये फार्मूला आ चुका है, मुझे मेनली चाहिए T2, लिहाजा T1 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। अब T1 मेरे पास यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके मेरे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिहाजा यहाँ से हम इसको कर देंगे गायब और दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय T1।
सो बेसिकली फाइनली हमारे पास वो फार्मूला आ गया कि जिस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यूज़ को पुट कर लेने के बाद फिर हम अपने आंसर्स को निकालने के लिए एबल होंगे। तो चलिए, तो ये जो फार्मूला हमने लास्टली फाइनली ड्राइव कर लिया है, इस फार्मूले को यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। T2 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो V2 है जो कि हमने लाना है वो 30 है और V1 जो है वो हमारे पास 10 था। अब इसे हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 273 के साथ। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 33 और इधर 1 आ जाएगा। याद रखिए, आपको एनएमडी कैट में कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, लेकिन आपको क्वेश्चन ही कुछ इतने आसान से आते हैं कि आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल मैथमेटिशियन के रिलेटेड होते हैं। लिहाजा अगर मैं यहाँ 273 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 819 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। लिहाजा मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो 819 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेट अस चेक कि हमें गिवन ऑप्शन में ये आंसर दिया गया था कि नहीं। जी, तो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है यहाँ हमें 819 डिग्री सेंटीग्रेड है और चार्ली ऑप्शन में 819 केल्विन है। अब हमने यहाँ फैसला ये करना है कि हमारे पास इनमें से जो एग्जैक्ट ऑप्शन है, जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है। याद रखिए, जो 273 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यूज किया था वो हमारे पास था बेसिकली फार्मूला केल्विन के लिए, और अगर हमारे पास अब यहाँ आंसर आएगा तो वो भी केल्विन में आएगा। याद रखिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हमने यूज़ किया था 273 वो केल्विन में था, लिहाजा इसका जो आंसर है वो भी आपके पास केल्विन में होगा। सो द चार्ली ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन विच इज़ 819 केल्विन। आई थिंक सो यू हैव गॉट माई पॉइंट। मिस्टेकनली आई थिंक सो मैंने एक जगह इसे सेल्सियस यूज़ कर दिया था, वो 273 सेल्सियस, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, वो 273 केल्विन था। मुझे याद नहीं, लेकिन अगर मैंने 273 डिग्री सेंटीग्रेड इनइंटेंशनली अनइंटेंशनली लिख दिया है तो वो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, वो 273 केल्विन था। बहरहाल मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गैसेस पोजेसेस इक्वल वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी हमें ये बताना है कि जो हमें गिवन चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से वो कौन सी गैसेस का पेयर है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम कंसीडर करती हैं या इक्वल वॉल्यूम रखती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन की नेचर को समझिए कि इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली करना क्या है। देखिए, ना तो यहाँ बॉयल्स लॉ लग सकता है, ना हमारे पास चार्ल्स लॉ लग सकता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ तब लगता है कि अगर हमारे पास जो प्रेशर है और वॉल्यूम है ये आपस में रिलेट हो रहे हो और हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ हम तब लगाते हैं जब हमारे पास जो है प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेट हो रहे हो। अब यहाँ देखें, जो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ तो ये कुछ मास टाइप चीज़ें हमें दी गई हैं। और अगर हम मजीद मूव कर जाएं डेल्टा ऑप्शन में तो हमें कुछ मोल्स दिए हैं, 0.5 मोल ऑफ NO एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह क्या चार्ली ऑप्शन में देख लें, वहाँ हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। अब देखिए, सारा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हमें बता क्या रहा है कि इधर कुछ मोल मॉलिक्यूल्स इस किस्म का रिलेशन है, और इसके रिलेटेड हमने एक फार्मूला या एक लॉ पढ़ लिया है, और वो लॉ क्या था, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बेसिकली हमें ये बताता था कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि प्रेशर को भी कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखो, और वो उन्होंने वैल्यूज खुद सेट की कि हमारे पास जो उसका टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होना चाहिए, इसी तरह जो हमारे पास प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए। तो ये जो हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करने के बाद फार्मूला लिया था वो एवोगैड्रोस लॉ का था। अब एवोगैड्रोस लॉ हमें बेसिकली कहता क्या है, एवोगैड्रोस लॉ हमें कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या था, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
कि आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, आपका प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस आप अचीव कर लेते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस। अब देखते हैं, हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस नेचर का है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गैसेस possesses equal volume of a standard temperature and pressure। अगर मैं बात करूं दूसरे लफ्जों में, वो हमें कह ये रहा है कि ये आपने मालूम करना है कि वो कौन सी ऐसी दो गैसेस हैं, कौन सा ऐसा गैसेस का जोड़ा है, पेयर है कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, टेम्परेचर और प्रेशर तो खुद उसने कह दिया ना कि कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो अब हमने मेनली जो हमारा कंसर्न है, जो हमारा फोकस है, वो कोई ऐसी गैसेस का पेयर ढूंढना है कि जहां दोनों इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हों, यानी जो एक गैस का मोल है वो दूसरी गैस के मोल्स के बराबर हो। अब मोल्स को निकालने का आपको फार्मूला तो आने चाहिए। मोल्स के रिलेटेड फार्मूले आप चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं कि मोल किस तरह निकाले जाते हैं। मोल हमारे पास होता है मैस और मोलर मैस। अगर हमें सिर्फ मैस दे दिया जाए, अगर मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं तो फिर हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, और वो हमारे पास होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये सारे फॉर्मूला, सारी टेक्निक्स लगा के आपने सबसे पहले इस ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, सभी के मोल्स खुद फाइंड करने हैं। जब आप सभी के मोल्स फाइंड कर लेंगे, फिर आपने वो ऑप्शन देखना है कि जहां दोनों गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो आपके पास राइट ऑप्शन होगा। अब ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, इनमें मैं आपको बता दूं तो जो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये, और जो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, इन दोनों के मोल्स इक्वल हैं। वो कैसे? देखिए, NO के या नाइट्रोजन ऑक्साइड के तो खुद ही उसने बता दिए कि 0.5 मोल है, यहाँ तो हमने कोई मोल का फार्मूला नहीं लगाना। लेकिन जो 16 ग्राम O2 है, यहाँ देखें कि हमारे पास जो मोल होता है वो बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमने अपना चैप्टर नंबर 1 में फार्मूला पढ़ रखा है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें जो गिवन मास है वो 16 ग्राम है। अब यहाँ देखें, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो ये क्या करते हैं, इसका मोलर मास 16 लगा देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। लेकिन याद रखें वो एटॉमिक ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर O2 या ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है इसकी बात की जाए तो 16 प्लस 16 दो ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हैं, लिहाजा इनका मोलर मास क्या होगा, दोनों के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको सम कर लें। तो O2 में 16 प्लस 16 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32। यानी जिसका 16 ग्राम हमें मैस दिया गया है वो मेनली हमें किसका दिया गया है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, ना कि एटॉमिक ऑक्सीजन का। लिहाजा इसका मैं मोलर मैस क्या लूंगा, 32। अब 16 1s are 16, 16 2s are 32। अब ये 1/2 मेरे पास इक्वल आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब देख लें, NO की उसने खुद बता दिया था कि NO जो है वो हमारे पास 0.5 मोल NO है, और जो हमारे पास हमने खुद कैलकुलेट किया वो ऑक्सीजन के लिए भी 0.5 मोल ऑफ O2 आ रहा था। अब देखिए, अगर इन दोनों ऑप्शन की मैं बात करूं, इन दोनों ऑप्शंस को देखूं तो दोनों के जो हमारे पास मोल्स आए उनमें से एक हमारे पास था 0.5 मोल ऑफ NO, और दूसरा हमारे पास आ गया 0.5 मोल ऑफ O2। अब चूंकि ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो अगर मैं अब एवोगैड्रोस लॉ को देखूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो वो इन दोनों के केसेस में देख लें इक्वल ही आएगा। दोनों का जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो फिर इनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा। लिहाजा 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लिहाजा जो वॉल्यूम 0.5 मोल ऑफ NO का होगा वही वॉल्यूम 0.5 मोल ऑफ O2 का होगा। या दूसरे लफ्जों में कहूं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है
जो वॉल्यूम 16 ग्राम ऑक्सीजन का है O2 का, वही वॉल्यूम 0.5 NO का है। सो मूविंग टूवर्ड द ऑप्शंस, देख लें हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें हमें ये गिवन है कि 0.5 मोल ऑफ NO एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक सो कि एवोगैड्रो का ये जो अप्लाइड क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैस। ये तो बहुत सिंप्लीफाइड सा क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि इनमें से जो कौन सा ऐसी बात है जो कि आइडियल गैस के हवाले से गलत है। पहली बात यह है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होती। दूसरी बात ये कही जा रही है नो एग्जाम्पल इन नेचर कि आइडियल गैस की कोई एग्जाम्पल नहीं है। फिर उसके बाद उसने कहा कि कैन बी लिक्विफाइड इजीली, कि इन्हें लिक्विफाई इजीली किया जा सकता है। ओबे गैसेस लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि ये जो है ये हर कंडीशन में ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमें इक्वल वैल्यूज देते हैं। गैसेस लॉ की वैल्यूज को, गैसेस लॉ को ओबे करते हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच इज इनकोरेक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इनकोरेक्ट है अबाउट आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस के हवाले से। अब देखिए हमें ये पता है कि आइडियल गैस की दुनिया में कोई एग्जांपल एग्जिस्ट ही नहीं करती। आइडियल गैस जस्ट एक फर्जी गैस है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। लिहाजा चार्ली ऑप्शन जो है, सॉरी, जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी ये आइडियल गैस के हवाले से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि आइडियल गैस के हवाले से कौन सी बात गलत है। लिहाजा बीटा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात सही है कि नो एग्जाम्पल इन नेचर, ये दुनिया में इसकी कोई नेचर में या कुदरत में इसकी कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलती। अल्फा ऑप्शन की देख लें, नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और अगर हम KMT की बात कर लें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, तो हमें यही कहती है कि आइडियल गैसेस ऐसे गैसेस होती हैं कि जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। डेल्टा ऑप्शन की बात कर लें तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो आइडियल गैस के लिए तो हमने सारे लॉज निकालने हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इसी तरह STP लॉ, जितने भी लॉज हैं ये हमने तो आइडियल गैसेस के लिए निकाले हैं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि ये आइडियल लॉज, आइडियल गैस लॉज को ये ओबे ना करें, हालांकि गैस भी हमने आइडियल कंसीडर की है। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये ओबे करते हैं लॉज को, तमाम तर लॉज को ये ओबे करती हैं। अगर ये भी ओबे नहीं करती हैं, अगर आइडियल गैस भी ओबे नहीं कर रही, तो फिर इस लॉ को मानने की हमें क्या जरूरत है। हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को क्यों याद कर रहे होते हैं। लिहाजा चार्ली ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें उसने कहा है कैन बी लिक्विफाइड इजीली, कि जो आइडियल गैस है इसे आप बड़ी आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। याद रखिए जो आइडियल गैस है इसे आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। वो क्यों? देखिए जो KMT का पास्टुलेट है जो हमें ये कह रहा है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है। देखिए अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये कैसे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। अगर गैस से इन्हें लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो इनके दरमियान थोड़ी बहुत तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, कि अगर इन पे प्रेशर बढ़ाया जाए तो इनकी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बढ़कर एक दूसरे की तरफ मूव करके ये लिक्विफाई हो जाए। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास है आइडियल गैस, उसके ये मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूं और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये मॉलिक्यूल जो कि दूर दूर थे ये इकट्ठे होकर यहाँ लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करें। जब इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, तो कैसे मुमकिन है कि ये एक दूसरे की तरफ बगैर अट्रैक्ट हुए, बगैर सिर्फ एक स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करें। क्योंकि गैसेस के बारे में हमने पढ़ा है कि ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो तमाम तर एरिया जो कि इन्हें अवेलेबल हो। जो एरिया इन्हें दोगे वो एरिया कवर कर लेंगे। अगर इन्हीं चार मॉलिक्यूल्स को, ये जो मैंने चार मॉलिक्यूल ड्रा किए हैं, इन चार मॉलिक्यूल्स को अगर मैं चाहूं तो इतने बड़े कंटेनर में भी ये चार मॉलिक्यूल ही आएंगे। लिहाजा ये कोई कंसर्न नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना हो और उसके बावजूद ये एक दूसरे के साथ मिलकर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए। लिहाजा इनको आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। उसने यहां लिख दिया कि कैन बी लिक्विफाइड इजीली, कि इनको आप लिक्विफाई कर सकते हो इजीली। तो ये नहीं सही, आइडियल गैस नहीं लिक्विफाई हो सकती। रियल गैस तो लिक्विफाई हो सकती है और वो भी काफी कंडीशंस के बाद।
200 एटीएम प्रेशर लगाना पड़ेगा, फिर आपको लिक्विफायर लगाना पड़ेगा, कंडेंसर लगाना पड़ेगा। आपने लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन पढ़ रखा होगा, उसमें देखिए कितनी वास्ट कंडीशंस हम लगाते हैं। तो हमारे पास तो रियल गैस इतनी इजीली नहीं लिक्विफाई होती, तो ये आइडियल गैस कैसे इतनी जल्दी लिक्विफाई हो सकती है। लिहाजा चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है आइडियल गैस के बारे में। देखिए क्वेश्चन में बड़ा उसने कंफ्यूज किया, उसने कहा कि विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैस। इनकरेक्ट बताना है और आइडियल गैस के बारे में बताना है। ओके हो गया, इस वजह से इसका जो चार्ली ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहा जा रहा है अ गैस इनिशियली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड अप टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी। कह रहा है एक गैस है जो कि इनिशियली 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म की गई थी और बाद में उसे क्या किया गया, हीटेड अप टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरुआत में ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड थी, फिर इसको हीट किया गया और 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया गया। इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इससे डबल हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, 300 टाइम हो जाएगी या 327 टाइम्स हो जाएगी। अब ये देखिए, ये भी आपने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर इस नाम से आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है, और उस टॉपिक में जो फाइनल फॉर्म मेरे पास आ रही थी, मैं डायरेक्ट उधर जा रहा हूँ। आपने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये कह रहा है कि T1 जो हमारे पास टेम्परेचर 1 था वो था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास क्या था, इनिशियली जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। देख लें कि क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, इनिशियली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वो शुरू में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और बाद में वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए मैंने कहा कि जो हमारे पास T1 था वो था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लूँ तो 27 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा और वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें यहाँ दूसरे टेम्परेचर के बारे में, तो उसने कहा था कि जो T2 था जो कि मेरे पास था 327, वो मेरे पास क्या था 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसे कर दूँ इस केल्विन में तो मेरे पास आ जाएगा 327 प्लस 273 केल्विन, और अगर इन दोनों को मैं ऐड अप करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 600 केल्विन। लिहाजा मेरे पास देखिए 300 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर था और फाइनल टेम्परेचर या जो सेकंड टेम्परेचर था वो मेरे पास 600 केल्विन है। याद रखिए जब भी आपने गैसेस के लॉज को ओबे करने के लिए कोई भी फार्मूला पुट करना है तो आपका जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वो केल्विन होता है, सेल्सियस कभी भी स्केल नहीं लेना आपने। लिहाजा अगर आप यहाँ देखें, अगर आप देखें शुरू में देखते 27 और 327 को, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं है। वहाँ से ऐसा नहीं लगता कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड उसको अगर डबल कर दें तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। लेकिन अगर आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो वहाँ देखें अगर 300 को आप डबल करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 600 केल्विन है। अब देखिए हमने ये पढ़ रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब गिवन कंडीशन में देखिए पहले 300 टेम्परेचर था बाद में 600 हो गया, यानी मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, यानी डबल कर दिया। अगर मैंने टेम्परेचर को डबल किया तो उसकी वजह से मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी ई के थी ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, यानी टेम्परेचर को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। सो आवर एग्जैक्ट ऑप्शन विल बी डबल्ड। और अगर हम गिवन ऑप्शन में देख लें तो गिवन ऑप्शन में हमारे पास अल्फा ऑप्शन डबल्ड है, लिहाजा अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डेट वाज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो इस वजह से थोड़े थोड़े एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं।
ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स की सही स्पिरिट हासिल हो सके और इन कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेबल करने का तरीका आ सके। आखिर में फिर से मेरी यही गुजारिश है कि पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखें और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेबल करना सीखें। और मैंने अपनी रिकमेंडेशन भी आपको बता दी है कि आप कहाँ से इसको सीख सकते हैं। बहरहाल बहुत से आपको ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहां आपको ये तमाम तर कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन जो मेरी नज़र से गुजरा वो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मजीद एमसीक्यूज को क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज के इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।